नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंप्लीट पॉलिटिक्स सीरीज़ में। साथियों, इस सीरीज़ का आज ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने नागरिकता को कवर कर लिया था। और साथियों, क्षमा चाहता हूँ आपसे, पिछले 3 दिन से लगातार क्लास नहीं ले पा रहा था। उसके पीछे रीज़न था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और साथ में मन बहुत ही ज़्यादा उदास था। जो जंतर मंतर पर लगातार अभ्यर्थियों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिनमें अभ्यर्थियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्बरता की गई, अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा मारे गए, जो नहीं होना चाहिए था, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और जितने भी अभ्यर्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम विजन क्लासेस हमेशा आपके लिए था, आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगा। और साथियों, जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, उसकी हम बहुत ही घोर निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है। तो साथियों, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज इस लेक्चर में हम लोग मूल अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। तो साथियों, देखेंगे हम सबसे पहले, अगर हम बात करें सामान्य परिचय की, तो सामान्य परिचय देखेंगे तो जो आपका ये मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, ये संविधान के भाग 3 में, और जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक हैं। और बात करें न्यायालय में प्रवर्तनीय, मतलब कि वाद योग्य हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यायालय द्वारा इनमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, या फिर इन पर वाद और विवाद किया जा सकता है, चर्चा परिचर्चा इन पर की जा सकती है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा इसे कहा था। अधिकार पत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जो भी हमारी जनता है, उन सभी को इसमें अधिकार दिए गए हैं। एक एक करके हम आगे जितने भी अनुच्छेद हैं, उनके माध्यम से हम एक एक चीज़ों को समझेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा सा आज बड़ी हो सकती है, आप लोग अंत तक हमारे साथ में बने रहिएगा। सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अगर साथियों हम स्रोत की बात करें, तो आपको पहले ही बताया था जब स्रोत पढ़ा रहे थे, तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है आपका मूल अधिकार। वहीं आगे थोड़ा सा देखें तो जो आपका कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, तो 31 में मूल अधिकार प्रारूप दिया गया था। मूल अधिकार प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार बना भी है, उसको आप ध्यान रखिएगा। जो आपका कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन 1931, मूल अधिकार प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। साथियों, अगर मूल अधिकार की बात करें, तो कितने प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान में हैं और कितने पहले थे, इन चीज़ को थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो बात करें मूल अधिकार की साथियों, तो वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, और प्रारंभ में 7 प्रकार के थे। तो एक इसमें से मूल अधिकार हटा दिया गया, जो आपका 44वां संविधान संशोधन था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 1978 में। इसमें को क्या हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार बाहर कर दिया गया। और इसको बाहर करके रखा कहाँ गया? इसको एक अनुच्छेद में रख दिया गया, जो आपका अनुच्छेद है 300A में रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से इसलिए दोस्तों हटा दिया गया, क्योंकि क्या होता था कि लोग इसके माध्यम से अपनी जो संपत्ति है उस पर, संपत्ति अगर वो लीगल है या इलीगल है, उस पर भी लोग अपनी अधिकार जमाते थे। इसलिए इसको यहाँ से हटाकर एक आर्टिकल बना दिया गया पार्टिकुलर अलग से। आगे देखेंगे साथियों, अगर हम बात करें तो जो मूल अधिकार है, इसको ये संशोधनीय है। किसने कहा? केशवानंद भारती द्वारा दिया गया 24वां संविधान संशोधन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखेंगे थोड़ा सा, अब इनमें जो आपके 6 अधिकार दिए गए हैं, इनको हम एक बार यहाँ पर देख लेंगे, 6 अधिकार कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में इनके अंतर्गत जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, सबको हम बहुत अच्छे समझेंगे। तो जो आपके 6 ये दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, इनको एक बार साथ में देखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। तो आपका पहला है समानता। समानता का जो अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 14 से लगा करके 18 तक बात की गई है।
ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि समानता का अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण का अधिकार की बात करें तो 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता आपकी 29 से 30, और माफ़ कीजिएगा, यहाँ 29 से 30 नहीं होना चाहिए, यहाँ 25 होना चाहिए, ये मिस्टेक हुई है हमसे। यहाँ पर धार्मिक जो आपकी स्वतंत्रता है वो 25 से 30 होनी चाहिए, और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 के बारे में हम अलग से डिस्कस किए हैं, आगे देख लेंगे साथियों। चलिए तो हम शुरू करते हैं अब एक एक अनुच्छेद को। अगर हम साथियों बात करें अनुच्छेद 12 की, तो अनुच्छेद 12 में हम देखेंगे कि राज्य की परिभाषा है। इसमें क्या दिया गया, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। वहीं अगर अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानून शून्य, मतलब कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर कानून क्या है, शून्य है, रद्द किया जाएगा। आगे हम देखेंगे, अब देखिए एक एक चीज़ें हम देखेंगे जो हमने 6 अधिकार दिए गए थे उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आपका जो आपका समानता का अधिकार है, इसको एक बार हम देखेंगे। पेन चेंज कर लेंगे दोस्तों। तो जो आपका समानता का अधिकार है, इसमें हमने बताया था कि 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक है। तो देख लेंगे आर्टिकल नंबर 14, इसमें क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या दिया गया, विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि जो संविधान में, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में विधियाँ बनाई गई हैं, तो आप विधियों के समझ समानता इनमें दिखेगी आपको। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको अलग तरीके का न्याय दिया गया, कोई गरीब उसको अलग तरीके का न्याय दिया गया, ऐसा नहीं है। जो विधि बनाई गई है उन्हीं तरीके से, मतलब कि चाहे वो न्याय की बात हो या फिर समानता की बात हो, एडमिशन कहीं मान लीजिए लेना है या जो भी है, कहीं कुछ भी है, तो उस चीज़ हमेशा आपको वहाँ पर समानता दिखेगी। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में दिया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व स्थान के आधार पर विभेद नहीं। अच्छा, इनमें क्या है कि इनमें अलग से 6 पॉइंट बनाए गए हैं, ये पॉइंट को हम बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए जो 6 पॉइंट बनाए गए, यहाँ तो हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 15 में लिखा गया धर्म, मूल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब कि किसी को धर्म के आधार पर या मूल वंश या जाति के आधार पर आप नहीं कर सकते, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखेंगे आर्टिकल जो आपका 15 है, उसके अलग अलग जो पार्ट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। बात करें आर्टिकल 15 एक की, तो इसमें क्या दिया गया है, 15(1) में दिया गया है राज्य द्वारा भेदभाव नहीं, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं अगर 15(2) की बात करें, 15(2) की बात करें तो इसमें क्या है, राज्य के साथ निजी कंपनियों द्वारा, जैसे राज्य के साथ क्या करेगा, निजी कंपनियां हैं राज्य के साथ में, वो जो जितने भी मान लीजिए निजी कंपनियां कोई जुड़ी हैं, कोई किसी काम में मतलब कि मदद कर रही हैं, चाहे वो मान लीजिए दुकान है, होटल है, रोड, सार्वजनिक स्थान, तो इसमें ये भेदभाव नहीं कर सकती हैं किसी के साथ में। वहीं बात करें अगर 15 और क्लॉज 3 की, तो इसमें क्या है, महिलाओं व बच्चे हेतु प्रावधान। तो महिलाओं और बच्चे हेतु ऐसे प्रावधान बनाए जाएंगे कि जहाँ पर इन लोगों को क्या किया जा सके, इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जा सके, और इन लोगों को थोड़ा उन चीज़ों से हमेशा मदद मिल सके, आरक्षण मिल सके। आगे देखेंगे अगर हम 15(4) की बात करें, तो इसमें क्या दिया गया है, SC ST OBC के लिए आरक्षण, शिक्षण संस्थान वगैरह इन सब चीज़ें SC ST OBC ये क्या कर सकते हैं, अपना खोल सकते हैं। इनको थोड़ा सा आरक्षण दिया गया है, जैसे यहाँ पर महिलाओं और बच्चों को आरक्षण दिया गया है। वहीं अगर बात करें 15(5) की, तो 15(5) में दिया गया निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण। मान लीजिए कोई निजी शिक्षण संस्थान है, तो उसमें भी आरक्षण का आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए कि मान लीजिए कोई SC ST है तो उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से उसमें अपना दाखिला करा सके। वहीं बात करेंगे अगर आर्टिकल 15(6) की, तो इसमें क्या है, EWS को शिक्षण संस्थान में आरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है। जब से EWS बना है तब से पूछा गया है कि किस आर्टिकल में इसके बारे में बात है, शिक्षण संस्थान में आरक्षण।
तो 15(6) में। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे तो भाई आर्टिकल नंबर आपका 15 हो गया। 16 और 17 18 को देखेंगे पहले। तो आर्टिकल नंबर 16 में क्या लिखा गया? आर्टिकल नंबर 16 में लिखा गया लोक नियोजन के अवसर पर समानता, मतलब SC ST OBC आरक्षण, जो भी इन लोगों को आरक्षण मिलेगा किस में? नौकरी में। लोक नियोजन, भाई लोक नियोजन के अवसर में इनको क्या मिलेगा? समानता मिलेगा। तो भाई समानता तभी मिल पाएगी जब इनको इनका थोड़ा उत्थान किया जा सके आरक्षण के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का मतलब अनटचेबिलिटी, और छुआछूत का अंत। तो ये छुआछूत का अंत कई बार ये भी पूछा गया। तो ये भाई जितने भी आर्टिकल को आप नोट करते चलिए, सब इम्पोर्टेंट हैं। या फिर आप ऐसा करिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ याद भी हो जाएगा। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू पॉलिटी की क्लासें कराई जा रही हैं, आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। आगे देखेंगे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भाई अपने पीछे क्या लिख रहा है? महाराजा लिख रहा है, महाराजा लिख रहा है, सर लिख रहा है, या राजा लिख रहा है, तो नहीं, ये सब जितनी भी उपाधियाँ हैं इनका पूरी तरीके से अंत है। इनको आप लिख नहीं सकते। चलिए साथियों, आगे देखेंगे हम अपनी क्लास को। तो आगे अब देखेंगे हम आर्टिकल नंबर, हम देखेंगे अब जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको देख लेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? तो जो आपके आर्टिकल नंबर 19 से लगाकर 22 हैं, यहाँ पर देखिए, हम एक जितने भी आर्टिकल हैं सबको इधर डिस्कस किए हैं, एक एक करके। हम थोड़ा इधर उधर करके लिखे हैं, लेकिन सबको समझा देंगे। तो आप देखेंगे, सबसे पहले जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें आर्टिकल 19 से लगा करके आर्टिकल 22 तक बात की गई है। तो इसमें देखेंगे आर्टिकल आपका 19 में क्या लिखा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब कि बात करने और अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, कि आप भाई बात कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें भी 6 पॉइंट दिए गए हैं। ये 6 पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कई बार पूछेगा, इनको एक बार देख लीजिए। अगर आप बात करें आर्टिकल नंबर 19(1) की, तो इसमें दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति प्रेस। कहने का मतलब आप भाषण दे सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, या आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस मतलब न्यूज़ छापने, इस सब चीज़ को स्वतंत्रता है। आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 19(2) की बात करें तो शांतिपूर्ण सम्मेलन। भाई आप अगर शांतिपूर्ण कहीं पर सम्मेलन करवा रहे हैं, कहीं दंगा फसाद नहीं करवा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल उसकी स्वतंत्रता है। वहीं अगर बात करें 19(3) की, तो इसमें है संघ समिति गठन, संघ समिति का गठन। वहीं बात करें 19(4) में, तो इसमें देश में आवास संचरण। आवास संचरण का मतलब क्या हुआ? आवास संचरण मतलब ये हुआ कि आप पूरे देश में घूम सकते हैं, कहीं भी पूरे देश में आप घूम सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपका 19(5) में लिखा है बसने की स्वतंत्रता। तो आप ऑल इंडिया मतलब पूरी इंडिया में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं। आगे देखेंगे 19(6) की, तो इसमें व्यवसाय व आजीविका की स्वतंत्रता। इसमें क्या दिया गया है? व्यवसाय व आजीविका की स्वतंत्रता आपका दिया गया है आर्टिकल नंबर 19(6) में। तो चलिए, आर्टिकल नंबर आपका 19 कंप्लीट हो गया। 20 को हम देख लेंगे। तो 20 में दिया गया है दो सिद्धि संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि संबंध में संरक्षण का मतलब दोस्तों ये हुआ कि मान लीजिए कोई दोषी है, तो भाई जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा, तब तक उसको संरक्षण मिलेगा। मान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार, संरक्षण उसको मिलेगा। भाई ऐसे नहीं कि आप दोष सिद्ध नहीं हुआ, आप ला करके उसको बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं चल सकता। आगे देखेंगे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि आपको अधिकार है अपने प्राण के बारे में, और जो आपकी दैहिक स्वतंत्रता इसके बारे में आपको अधिकार है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। क्या लिखा गया? जैसे विदेश जाने की आपको
अब विदेश जाने की स्वतंत्रता, आप भाई विदेश जा सकते हैं। आपको नींद लेने की स्वतंत्रता, ये सब किस में आ रहा है? आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। एकांतता, भाई आप अकेले कहीं पर बैठ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। वहीं बात की जाए शिक्षा, निजता और बिजली का अधिकार, तो ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये सब किसमें दिए गए? आर्टिकल नंबर 21 में दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें हम, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21(1). 21(a) में क्या है? 6 से 14 वर्ष। दोस्तों ये जो 21 है, ये विभिन्न एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसको इम्पोर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का, निःशुल्क शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है। अच्छा, अगर बात करें तो ये कब ऐड हुआ? ये देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे कोई भी आर्टिकल है, मान लीजिए यहाँ लिखा 21, अलग से लगा ए, इसका मतलब ये है कि संशोधन किया गया है। इस तरीके से जहाँ भी पीछे अगर वर्ड अलग से लिखा हो तो इसका मतलब कि संशोधन किया गया। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 है। 86वां संविधान संशोधन 2002। अच्छा, इसमें देखिए हमने एक बात नोट करके लिख दी है। क्या बात है नोट करके लिखी है? इसमें लिखा है हमने कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है 2009 का, और लागू कब हुआ? 2010 में लागू हुआ। चलिए साथियों, अब भाई 21 हो गया। अब इसके बाद में हम 22 देख लेंगे। 22 में क्या दिया गया? 22 में ये बताया गया कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो भाई आपके पास में स्वतंत्रता है, अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानने का। और दूसरी बात, 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। और मन पसंदीदा वकील, मतलब कि आप अपने मनपसंद वकील कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो ये हो गया 22 नंबर। अब हम देखेंगे 23 और 24 को। तो 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है? इसमें दिया गया आर्टिकल नंबर 23 में दिया गया मानव दुर्व्यापार, बेगार व बलाश्रम का प्रतिरोध। कहने का मतलब मानव दुर्व्यापार हो रहा है या फिर बेगार वो या फिर बलाश्रम हो रहा है, तो इसका क्या है? प्रतिषेध। चलिए हम आगे देखेंगे। आर्टिकल नंबर 24 में कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा भाई 14 साल से कम है, अब 14 साल से अगर कम है तो वो किसी भी कारखाने में या ऐसी जगह नहीं वर्क कर सकता जहाँ पर लोहे का काम हो रहा हो या ऐसा काम हो रहा हो जो उसकी क्षमता से बाहर का है। तो भाई ये किस श्रेणी में आ जाएगा जी? बाल श्रम श्रेणी में आ जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का, तो अब भाई धार्मिक स्वतंत्रता क्या हो सकती है? धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार है? भाई उसके बारे में भी अधिकार हैं सबको। देख लीजिए क्या क्या अधिकार हैं। अनुच्छेद अगर हम 25 की बात करें तो लिखा गया है धर्म को मानने। भाई अपना धर्म आपको मानने का अधिकार है, चाहे आप जिस धर्म के हैं अपने धर्म को आप मान सकते हैं। आगे आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। तो आप धर्म मान सकते हैं, ठीक है, ये उस आचरण को आप फॉलो कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं बात करें आर्टिकल नंबर 26 की, तो 26 में लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रावधान की स्वतंत्रता। कहने मतलब आप ये है कि धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उसके पूरे प्रावधान की आपको स्वतंत्रता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 27 की, तो अनुच्छेद 27 में लिखा गया धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए टैक्स ना देने की स्वतंत्रता। भाई मान लीजिए कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, धार्मिक काम हो रहा है, तो उसमें आपका मन है तो टैक्स आप दीजिए, नहीं मन तो आप ना दीजिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। भाई आपका नहीं मन, आप नहीं देंगे, सीधी सी बात है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। अगर हम बात करें 28 नंबर की, 28 की, तो इसमें लिखा गया है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। मतलब कुछ शिक्षण जो संस्थान है उनमें क्या है? धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। भाई ऐसे बहुत सारे निजी संस्थान हो सकते हैं जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तो वो स्वतंत्र है। आगे देखेंगे साथियों, भाई अब आर्टिकल नंबर 28 तक हो गया, तो हम आगे देखेंगे थोड़ा सा बचा है। क्या देखेंगे साथियों कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात की गई है। तो 29 में लिखा गया है कि जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं, आपके जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कहने मतलब जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके जो हित हैं, तो हितों मतलब इनके अगर कोई हितकारी कार्य है तो उनके उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। वहीं बात करें अगर अनुच्छेद 30 की, तो इसमें क्या लिखा गया? अल्पसंख्यक शिक्षकों सॉरी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वैसे यहाँ पर शिक्षण होना चाहिए, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन। तो इसमें हमने ये देख लिया भाई अनुच्छेद 30 तक। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए देख लिया हमने। इसमें जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर लिख दी। हमने एक चीज़ यहाँ पर छोड़ा है, वो हम पहले बता दें कि इसमें हमने क्या छोड़ा है? रिट, क्योंकि रिट के लिए हम अलग से क्या बनाएंगे? अलग से वीडियो भाई हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इसको आप तब देखेंगे। लेकिन हम ये बता देंगे कि आर्टिकल जो आपका 32 है, इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये संविधान की हृदय व आत्मा, ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि जो आपका अनुच्छेद 32 है, ये क्या है? संविधान की हृदय व आत्मा है। चलिए आगे देखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। वहीं अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। अच्छा, मौलिक अधिकार की सुरक्षा गारंटी देता कौन है? तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा गारंटी देता है, अगर हम बात करें भाई, तो कौन? सुप्रीम कोर्ट देता है, हाई कोर्ट देता है, जो न्यायालय होती है वही तो देंगी। अच्छा, इसका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो कोई अगर उल्लंघन कर रहा है, मान लीजिए आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ किस पे? मौलिक अधिकार पर चर्चा करेगी। ठीक, वहीं बात करें अगर हम आर्टिकल 226 की, तो इसमें दिया गया हाई कोर्ट, मतलब ये लेकिन व्यापक है। रिट के मामले में हो या संवैधानिक उपचार के मामले में हो, तो हाई कोर्ट व्यापक है। मतलब व्यापक मतलब कि बड़ा है। तो इसमें क्या है कि मौलिक और विधिक अधिकार दोनों दिए गए। ठीक है, चलिए साथियों, अब हम आगे देखेंगे, बस थोड़ी सी क्लास और बची है। अगर हम बात करें आर्टिकल 33 की, तो आर्टिकल 33 में सुरक्षा बलों के अधिकार सीमित करने की संसद की शक्ति। ठीक है साथियों। अच्छा, अनुच्छेद अगर 34 की बात करें तो मार्शल लॉ, मतलब कि अगर कोई सरकार है, उसको लगा कि भाई अशांति है, जैसा भी है, तो मार्शल लॉ अप्लाई कर सकती है। अच्छा, और हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मार्शल लॉ है आपका, भाई जो मार्शल लॉ होगा तो इस पर कानून कौन बना सकता है? इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर कानून जो प्रभावी होगा वो मतलब कि जो भी आपके आर्मी हैं या मिलिट्री हैं, तो उन्हीं के अनुसार उस पर प्रभावी होगा। मान लीजिए कोई अगर आर्मी में अनुशासनहीनता करता है, तो वो ये कोर्ट नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो जो इनकी खुद की कोर्ट है वो वहाँ पर जाएगा और उस पर मार्शल लॉ अप्लाई किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद अगर 35 की बात करें तो इसमें क्या क्या है? अनुच्छेद 35 में अधिकार उल्लंघन पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। अगर कोई अधिकार मतलब कि किसी प्रकार का अधिकार उल्लंघन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस पर संसद के पास शक्ति है कि अपना वो कोई कानून बना सकती है। चलिए साथियों, अब हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए और कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपके मूल अधिकार हैं, अगर वो भारतीयों को कौन कौन से मिले हैं? केवल भारतीयों को, मतलब इनमें फॉरनर इनमें बिल्कुल नहीं है। तो अगर केवल भारतीय की बात करें तो आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए है। वहीं अगर हम बात करें मतलब कि भारतीयों व विदेशी दोनों को कौन से अधिकार हैं, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21 का 22, 23 और अनुच्छेद 24, 25, 26, 27, 28 ये इतने हैं। ये भारतीय प्लस विदेशी दोनों के लिए दिए गए हैं। तो साथियों, अपनी जो ये क्लास है
ये यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इसको अगर आप लोग क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी भला हो सके। और हाँ, तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो जय हिंद।